जी तो फ्रेंड, ये फिल्म स्टार्ट होती है नोल्सन नामी एक कैरेक्टर से, जो कि नॉस्टैल्जिक होकर अपनी पुरानी वीडियोस देख रहा था। तभी उसका माइंड एक ट्रांस कंडीशन में चला जाता है, जैसे कोई उसके पीछे आकर उसका गला दबा रहा था। इससे वो काफी तड़पता है। कुछ देर के बाद उसकी बेटी एवा आकर उसे जगाती है और कहती है कि उसे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। बेसिकली वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का शिकार हो रहा था। एक कार एक्सीडेंट में उसकी वाइफ रिचल की डेथ हो गई थी और उसकी मेमोरी भी ऑलमोस्ट चली गई थी। वो 3 दिन तक कोमा में रहा, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे प्री डेथ अनाउंस कर दिया था। किसी मेरेकल की वजह से उसकी मेमोरी वापस आ गई थी, बट उसकी मेमोरी लॉस प्रोग्रेसिव थी, यानी टाइम के साथ उसकी मेमोरी फर्दर खराब हो रही थी। वो अब डेली रूटीन को भी ठीक से फॉलो नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर भी मेमोरी नोट्स घर में हर जगह पर थे। नोलन एक सॉफ्ट स्पीकिंग अच्छा इंसान था और प्रोफेशनली एक फोटोग्राफर था। एवा उससे बहुत प्यार करती थी और वो ही उसको सब कुछ याद दिलाती थी। इन दोनों का एक सीक्रेट हैंडशेक कोड था जिसे नोलन रोज भूल जाता था। अब वो एवा को स्कूल ड्रॉप करता है और अपने ऑफिस की तरफ चला जाता है। वहाँ पर उसकी बॉस कैथी उससे ये कहती हैं कि मैगजीन अब उसकी फोटोज पर मजीद इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि उसके वर्क की क्वालिटी बहुत अफेक्ट। वो उसे सॉरी कहकर जॉब से निकाल देती है, जिससे नोलन काफी डिस्टर्ब होता है। कार के स्टीयरिंग व्हील पर अपना हाथ मारने लगता है। यहाँ पर नोलन को एक ब्रेन रिसर्चर डॉक्टर एब्रूक्स का मैसेज बार बार आता है, जो कि इसके केस में काफी इंटरेस्टेड। फिर नोलन अपने फ्रेंड डॉक्टर गैरी से मिलता है और अपनी जॉब की हालत के बारे में उसे बताता है, क्योंकि उस पर सारे के सारे नॉर्मल मेडिकल ट्रीटमेंट्स काम नहीं कर रहे थे। अब डॉक्टर गैरी भी फाइनल सोल्यूशन के तौर पर उसे डॉक्टर ब्रूक्स से कंसल्ट करने के लिए कहता है। इसके लिए डॉक्टर ब्रूक्स अब हिप्नोसिस सेशन स्टार्ट करती है। वो नोलन को रिलैक्स होकर एक कर्सर पर कंसंट्रेट करने को कहती हैं। कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि वो खुद को एक ब्लैक रूम में पाता है, जो कि उसका सबकॉन्शियस माइंड था। तभी वहाँ पर एक हाथ पीछे से आकर उस पर हमला करता है। अब वो पैनिक में डॉक्टर ब्रूक्स से कहता है कि मैंने पहले भी ये चीज अपने ड्रीम में देखी है। डॉक्टर ब्रूक्स ये कहती है कि ये एक गुड न्यूज है। नोलन अब काफी डर गया था, तो वो वहाँ पर कुछ कहे बिना वापस घर आ जाता है। नोलन एवा को खोने के डर से डॉक्टर ब्रूक्स के मेडिकल ट्रीटमेंट को लेने के लिए रेडी हो जाता है। हिप्नोसिस स्टार्ट होता है, जिसके 2 पार्ट्स थे। फर्स्ट पार्ट में हम नोलन को उसकी बेटी एवा के जैसे रूम में देखते हैं, जो कि उसकी लाइफ का सेफ पार्ट था, जो उसके माइंड का एक सेव हाउस था। अब डॉक्टर ब्रूक्स नोलन को वार्न करते हुए ये कहती हैं कि उसे इस रूम से बाहर नहीं जाना है। वो नोलन को एक एनालॉग वॉच को इमेजिन करने को भी कहती हैं। तो जैसे ही वो इस काउंटर को प्रेस करता है तो इसकी फर्स्ट मेमोरी निकलकर सामने आती है, जो कि इसकी वेडिंग सेरेमनी की थी। वो एक चर्च में खुद को पाता है। जैसे ही वो अपनी वाइफ को देखता है, उसका चेहरा ब्लर दिखाई देता है और वहाँ पर बैठे सभी लोगों का चेहरा भी बिल्कुल ब्लर था, यानी जिसने उस पर लास्ट हिप्नोसिस सेशन में हमला किया था और वो फिर से उस पर अटैक कर था। अब नोलन पैनिक में आकर वॉच को स्टॉप करके हिप्नोसिस से बाहर आ जाता है। अब वो ये सारी बातें डॉक्टर ब्रूक्स को बताता है और डॉक्टर ब्रूक्स उसको रिलैक्स करने के लिए ये कहती हैं, अब जब वो किसी भी चेहरे को क्लियरली देख पाएगा तो उसकी मेमोरी वापस आ जाएगी। नोलन अब गैरी से मिलकर अपनी प्रोग्रेस के बारे में बताता है और बाद में अपनी वेडिंग फोटोज को भी देखता है। बट शॉकिंगली इस फोटो में प्रीस्ट एक अफ्रीकन अमेरिकन था और ये शादी किसी चर्च में नहीं बल्कि ओपन गार्डन में हो रही थी। मतलब यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ तो थी, या तो उसकी मेमोरी नकली थी या फिर ये फोटो। अगले ही सेशन में उसकी मेमोरी उसको किसी बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट में ले जाती है, जहाँ पर एक छोटी बच्ची रो रही थी। नोलन को ऐसा लगता है कि वो बच्ची एवा होगी, बट उसका फेस भी ब्लर था तो उसको पता नहीं चलता। तभी उसे एक दूसरी लेडी के रोने की आवाज भी सुनाई देती है। अब फिर से वही शेप शिफ्टिंग चीज उस पर हमला करने के लिए आती है। नोलन फिर से अनसक्सेसफुल होकर बाहर आ जाता है। अब नेक्स्ट डे नोलन एवा को लेकर सिटी में उस अपार्टमेंट को ढूंढने के लिए जाता है जो उसने मेमोरी में देखा था। उस बिल्डिंग में जाते ही उसे एक मेमोरी रिकॉल होती है जिसमें वो एक सीढ़ी से गिर गया था। अब वो उसी घर में जाकर डोरबेल बजाता है, लेकिन
एशले नामी एक बच्ची डोर ओपन करती है और जैसे ही वो अपनी माँ को बुलाने के लिए अंदर जाती है तो नोलन भी उसके पीछे अंदर चला जाता है। वो घर बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने अपनी मेमोरी में देखा था। उसे पैनिक अटैक आता है और उस बच्ची की माँ मिरेना को देखकर वो वहाँ से भाग जाता है। अब वो गैरी से मिलता है और उसे उस अपार्टमेंट का एड्रेस देता है और कहता है कि शायद उसने अपनी वाइफ को धोखा दिया है और मे बी वो इसकी एक दूसरी फैमिली हो सकती है। वो इन मेमोरीज को सिर्फ हेलोसिनेशंस कहता है। यहाँ पर नोलन कन्विंस हो जाता है क्योंकि कोई भी हेलोसिनेशन ही एक्यूरेट नहीं हो सकती। अब अगले सेशन में जैसे ही वो शेप शिफ्टर आता है नोलन उस पर हमला करके अगली मेमोरी में चला जाता है। यहाँ पर वो क्लियरली मिरेंडा के फेस को देखता है और अब उसकी सारी मेमोरी वापस आ जाती है। वो अपार्टमेंट में रोने वाली लेडी मिरेंडा ही थी। उस शादी की मेमोरी में भी वही थी। अब उसी वक्त हम एक नए कैरेक्टर थॉमस को देखते हैं जो कि नोलन के सेफ हाउस में था। ये शख्स डॉक्टर ब्रूक्स का बेटा था और 2 साल पहले ये इसी बिल्डिंग की सीढ़ी से गिरकर मर गया था। अपने कोलीग से डॉक्टर गैरी को ये पता चलता है कि जब नोलन एडमिट हुआ था तो डॉक्टर ब्रूक्स उसको अपनी लैब में ले गई थी। अब गैरी को डॉक्टर ब्रूक्स पर शक होता है और वो उनसे मिलने उनकी लैब के अंदर जाता है जहाँ पर उसे बाद में आने के लिए कहा जाता है। इधर सेफ हाउस में नोलन को अब डॉक्टर ब्रूक्स की आवाज सुनाई देती है। वो पैनिक में उन्हें मॉम कहकर बुलाने लगता है। डॉक्टर ब्रूक्स अब खुशी में रोने लगती हैं और नोलन को हिप्नोसिस से बाहर लाती हैं। अब बेसिकली नोलन की बॉडी में थॉमस की कॉन्शियसनेस और मेमोरी आ गई थी। डॉक्टर ब्रूक्स अब सारी स्टोरी को एक्सप्लेन करती है और यहाँ पर सारी रियलिटी सामने आ जाती है। वो ये कहती हैं कि 2 साल पहले वो सीढ़ी से गिरकर ब्रेन डेड हो गया था, इसलिए उसने उसके ब्रेन को स्कैन किया और उसकी मेमोरी का एक डाटा बना लिया। जब 6 माह पहले नोलन को यहाँ लाया गया था तो वो ब्रेन डेड था। उसने उसके ब्रेन में इसकी मेमोरी को इम्प्लांट कर दिया। इम्प्लांटेशन के बाद नोलन की कॉन्शियसनेस वापस आई लेकिन उसकी मेमोरी लॉस स्टार्ट हो गई। नोलन की कॉन्शियसनेस बेसिकली उसकी कॉन्शियसनेस थी जो कि एडजस्ट हो रही थी और यही रीजन थी कि नोलन थोड़ा अजीब सा बिहेव करता था। असल में थॉमस की मेमोरी उसके ब्रेन में ट्रैप हो गई थी और उसे बाहर निकालने के लिए नोलन का ब्लैक बॉक्स ट्रीटमेंट करवाना जरूरी था, लेकिन इसके लिए डॉक्टर ब्रूक्स ने वेट किया और मौका मिलते ही उसे बाहर निकाल लिया। ये फर्स्ट सक्सेसफुल ब्रेन ट्रांसफर है। नोलन को ये सुनकर थोड़ा सा शॉक लगता है। वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि वो अब क्या करेगा। डॉक्टर ब्रूक्स उसको मिरेंडा और एशले की फोटो दिखाकर कहती हैं कि अब उसको दूसरा मौका मिला है, एक अच्छा डैड बनने का और एक अच्छा रिसर्चर बनने का। लेकिन जहाँ तक सवाल नोलन का है तो वो तो कब का मर चुका है। लेकिन अब नोलन के अंदर थॉमस एवा को स्कूल से लेने के लिए जाता है। वो उसे ये कहता है कि वो उसको कुछ दिनों के लिए अंकल गैरी के पास छोड़ देगा, लेकिन जब वो मना करने लगती है तो वो उस पर गुस्से से चिल्लाने लगता है। लेकिन थॉमस कैरेक्टर में नोलन से बिल्कुल ऑपोजिट था। अब वो एवा को गैरी के घर पर छोड़ देता है और गैरी से भी सीधे मुंह बात नहीं करता। गैरी को ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। यहाँ से वो सीधा मिरेंडा के पास जाता है। वो उसे अपनी सारी प्राइवेट बातें बताकर कन्विंस कर लेता है। वो उसको अपनी माँ के ड्रीम के बारे में बताता है और वो कहता है कि वो फर्स्ट पेशेंट है जिसने ऐसा मैरेकल किया है। सब कुछ बदल चुका था। अब वो खुशी से अपनी बेटी को मिलने जाता है तो मिरेंडा उसको रोक लेती है, लेकिन थॉमस गुस्से से मिरेंडा का गला दबाकर उसको खुद से दूर रहने के लिए कहता है। लेकिन मिरेंडा पीछे से आकर उसके सर पर अटैक कर देती है। अगले ही सीन में दोस्तों हम उसे गैरी के घर के सामने देखते हैं और उसके सर से खून बह रहा होता है। थॉमस वहाँ से भागने लगता है और कार के ग्लास में उसको फिर से वही शेप शिफ्टर दिखाई देता है, यानी कि डोमस की मेमोरी के अंदर नोलन एक शेप शिफ्टर बन रहा था जो कि अपनी मेमोरी को रीगेन करने की कोशिश करता है। खैर अब थॉमस डॉक्टर ब्रूक्स की लैब में जाता है और ये कहता है कि वो नहीं जानता कि वो गैरी के घर के सामने कैसे आया, लेकिन वो ये जरूर जानता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। इस बात के जवाब में डॉक्टर ब्रूक्स उसे ये कहती हैं कि उसका ब्रेन उसको ऐसी जगह पर ले आया है जहाँ पर उसे सेफ लगा, यानी बिल्कुल ब्लैक बॉक्स के सेफ हाउस की तरह। इसकी वजह
से वो डोमेस को ब्लैक बॉक्स में जाकर उस चीज को मारने के लिए कहती हैं। अब घर में दूसरी तरफ गैरी को नोलन का दिया गया एड्रेस याद आता है। वो उसे सर्च करता है तो उसे ये पता चलता है कि उस एड्रेस में एक अपार्टमेंट है जो कि डॉक्टर ब्रूक्स के बेटे थॉमस का है, जो कि 2 साल पहले सीढ़ी से गिरकर मारा गया था। अब गैरी शॉक में एवा को लेकर सीधा लैब की तरफ जाने लगता है। लैब के अंदर थॉमस ब्लैक बॉक्स के अंदर जाता है, लेकिन इस बार वो अपने अपार्टमेंट के रूम में था क्योंकि ये उसके लिए सेफ हाउस था। लेकिन कुछ ही देर के बाद वो शेप शिफ्टर वहाँ पर आ जाता है। वो डोर खोलकर उसको अंदर आने देता है और उसकी शेप के स्टेबल होने का वेट करता है, बट फाइनल शेप को देखकर उसे शॉक लगता है। वो डिफेंस मैकेनिज्म कोई और नहीं बल्कि नोलन की सबकॉन्शियसनेस। अब थॉमस नोलन पर हमला कर उसे चाकू से मारने लगता है, बट तभी लैब में एवा और गैरी आ जाते हैं। एवा जोर जोर से अपने डैड का नाम बुलाने लगती है और फिर से थॉमस डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसको अपने मौत से पहले की एक मेमोरी दिखाई देती है। वो गुस्से में अपनी वाइफ मिरांडा को मार रहा था और तभी उसकी बेटी एशला उसे रोकने आती है और वो इस हद तक गुस्से में आ जाता है कि वो उसको भी लेग से पुल कर देता है। अब मिरांडा एशले को बचाने के चक्कर में थॉमस को धक्का दे देती है, जो कि सीढ़ी से गिरकर मर जाता है। अब लैब में एवा बार बार चिल्ला रही थी और डोमेस को अपनी गलती याद आ जाती है। उसे लगता है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। तभी वो इस सेफ हाउस के डोर को खोलकर बाहर चला जाता है और जैसा कि डॉक्टर ब्रूक्स ने नोलन को बताया था कि जैसे ही वो सेफ हाउस को छोड़कर बाहर चला जाएगा विदाउट एनालॉग वॉच तो वो वापस कभी भी नहीं आ पाएगा। तो नोलन का सबकॉन्शियस माइंड अब टेक ओवर करता है और वो ब्लैक बॉक्स से बाहर आ जाता है और इस बार वो एवा से परफेक्ट हैंडशेक करता है। अब नोलन एवा के साथ खुशी खुशी रहने लगता है और मिरांडा अपने अपार्टमेंट को छोड़कर जा रही थी और वो न्यूज़पेपर में डॉक्टर ब्रूक्स के स्कैंडल के बारे में पढ़ती है कि उसको हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है। जी तो दोस्तों, हमें एंड सीन में ये दिखाया जाता है कि डॉक्टर ब्रूक्स के पास थॉमस के बैकअप पेन की एक कॉपी थी जिसे वो किसी और पेशेंट के अंदर डालने की जरूर कोशिश करेगी।